चलिए एवरीबॉडी करें स्टार्ट। ओके, तो अभी आज का जो हमारा सेशन रहेगा ना, वो रहेगा फ्यूचर्स पे। आपने एक चीज़ नोट करी, हमने जितने भी पिछले 4 सेशन लिए, हमने फॉरवर्ड किया, मनी मार्केट किया, नो हेज किया। ऑप्शन तो मैंने अभी तक सिखाया नहीं, बट फ्यूचर्स एक बार भी नहीं आया। आया है क्या? एक बार देख लो पूरा, मतलब आप पिछले 8 सेशन देख लेंगे, फ्यूचर्स कहीं आया ही नहीं। तो फ्यूचर्स अभी आज हम करने वाले हैं। तो आइए फ्यूचर्स पे देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। फ्यूचर्स का एकदम अलग तरीका ही होता है सॉल्व करने का। तो एग्जाम में भी ऐसा, कभी भी ऐसा आता है, अगर 16 मार्क के लिए क्वेश्चन, तो वो आपको एक ऑप्शन देंगे, एक फॉरवर्ड देंगे, एक मनी मार्केट देंगे और एक नो हेज देंगे। फ्यूचर उसके साथ रहेगा, वो बहुत रेयर होगा। हो भी सकता है बट रेयर होता है, क्योंकि फ्यूचर का थोड़ा अलग गेम है। तो अभी आज हमारे पास 1 से 2 नंबर से लेकर 8 से 9 प्रश्न है, जो सारे फ्यूचर्स पर हैं। आइए देखते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 102। So P Limited is a company operating in US now which import goods from UK. P को 6,50,000 देने हैं 20 फरवरी को, और आज चल रहा है 12 नवंबर। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 62,500 का, और 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक दिसंबर एक्सपायरी, एक मार्च एक्सपायरी, और उसका भी आपको रेट दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर कर अपन रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 20 फरवरी को जो स्पॉट रेट है वो ये है, और मार्च फ्यूचर्स ये है, और जो स्पॉट रेट ऑन 12 नवंबर है वो ये है, आपको हेज एफिशिएंसी बतानी है। अभी आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कभी भी करना है ना, फ्यूचर का सम कभी भी सॉल्व करना है ना, तो आपको क्या करना है, हमेशा से टुडे का स्पॉट रेट और फ्यूचर्स रेट पहले लिख लेने का, आज का, और मेच्योरिटी डेट का स्पॉट रेट और फ्यूचर्स रेट लिख लेने का। अभी अगला अगला 8 क्वेश्चन जो जितने भी आज फ्यूचर के उत्तर करेंगे, आप देखेंगे मैं हर सम में पहले ऐसे ही करूंगा। तो जैसे आज का क्या स्पॉट रेट है, अगर आप देखेंगे आज का क्या स्पॉट रेट है, बराबर से पढ़िए, देखिए बहुत सारे रेट है, अबड़ दबड़ कुछ भी एक नंबर ने मत बोलिए, सही से बोलिए, अच्छी तरह से बोलिए। आज क्या चल रहा है? 1.4850 बराबर। आज कौन सी तारीख है? 12 नवंबर। यस और नो? सो यहां पर 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $1.4850। ये आज का रेट है स्पॉट। और मेच्योरिटी पे स्पॉट रेट है क्या अपने पास? मेच्योरिटी, अच्छा मेच्योरिटी कब है अपनी? 20 फरवरी को, एग्रीड। मेच्योरिटी पे स्पॉट रेट क्या चल रहा है? वेरी गुड, $1.5030। देखिए मैंने बराबर से स्पॉट रेट आज का और मेच्योरिटी पे क्या स्पॉट रेट है वो लिख दिया। अब आपको लिखना है फ्यूचर्स रेट। तो आज फ्यूचर रेट क्या चल रहा है? आज फ्यूचर रेट क्या चल रहा है? आज नहीं मालूम। तो आज फ्यूचर रेट चल रहा है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $1.4960। तो आप अगर सोचेंगे कि सर आपने क्या मार्च लिया क्या? हाँ। तो सर आपने दिसंबर क्यों नहीं लिया? थोड़ा सोचिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब है ना रेलवे स्टेशन के नाम है। रेलवे स्टेशन के नाम है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। और अभी नवंबर स्टेशन पे आप खड़े हैं, आपकी मेच्योरिटी है फरवरी, मतलब आपको फरवरी पे उतरना है। तो 2 ट्रेन है प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। एक ट्रेन है जो दिसंबर पे मेच्योर होगी, मतलब दिसंबर स्टेशन तक भागेगी, और दूसरी ट्रेन है जो मार्च स्टेशन तक भागेगी। तो आपने कौन सी ट्रेन में बैठना? मार्च। क्यों? क्योंकि मार्च में बैठेंगे तो फरवरी पहले स्टेशन आएगा, अपन उतर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट काट देंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में घुसे, तो आप बताइए कुछ हो सकता है क्या?
वो तो आपका जो डेट है उसके पहले ही मेच्योर हो जाएगा, वो कुछ काम में नहीं आएगा। तो मैंने क्या लिया, मार्च कॉन्ट्रैक्ट लिया। ये बात समझ में आई आपको सर? प्लेटफॉर्म वाला समझा। मेच्योरिटी पे फ्यूचर रेट क्या है? मेच्योरिटी पे रेट चल रहा है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 1.5120 डॉलर्स। कितना सही लगा? हर सम को पढ़कर आपको बार बार ये चार कॉन्ट्रैक्ट रेट्स निकालने ही पड़ेंगे, ये फिक्स है, फ्यूचर में ऐसे ही होता है। अभी आप कौन है? आप है पी लिमिटेड। आप कहाँ पे हैं? यूएस में। और आपको पेबल है, क्या पेबल है? 6,50,000 पाउंड। आपको ये तो समझ गया, फॉरेक्स में ये हमेशा पहले ऐसे लिखना ही होता है, क्योंकि इसी से ही समझता है क्या करना है क्या नहीं। अब समझिए आपको पेबल है, राइट? आपको पे करना है। तो आपको अगर पे करना है और वो भी पाउंड्स पे करना है, तो आपको पाउंड का ही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। पाउंड के ही कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर्स लिया जा सकता है, राइट? बराबर है। आपको अगर पनीर टिक्का खाना है तो पनीर टिक्का ही मंगाना पड़ेगा, आप दूसरा कुछ मंगाएंगे कैसे होगा? तो आपको क्या देना है? पाउंड। तो आपको भी किस पे फ्यूचर्स लेना है? पाउंड पे। और अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में किसके ऊपर फ्यूचर्स है? पाउंड पे। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है एवरीबडी? नाउ what you have to do is you have to first decide how many future contracts you want to trade, because this is the main question in futures. फॉरवर्ड में क्या होता था? वो कुछ भी बोले, वो बोलते थे मुझे ना 1111 पाउंड्स देने हैं। तो हम क्या करते थे? $1 इज इक्वल्स टू इतना, तो 1111 कितना, आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि हमें डेरिवेटिव्स का फर्स्ट सेशन याद है। फॉरवर्ड्स को कस्टमाइज किया जा सकता है। फॉरवर्ड्स में डेट आपकी, अमाउंट आपका, मेच्योरिटी आपका, सब आपका। फ्यूचर में अपने पापा का कुछ नहीं चलता है, वहां पे सब फिक्स है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि 60 to 500 पाउंड्स का एक कॉन्ट्रैक्ट। अब आप निर्णय ले लो कि आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। बराबर है। तो अभी आपको पहले कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6,50,000 डिवाइड बाई 60 to 500। तो ये कुछ तो भी 10.4 आ रहा है, तो हम 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेंगे, राइट? 10 और 11 कोई भी आप ले सकते हो, तो हम लोग 10 कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, राइट? अब हमारे को पेबल है ना, तो पेबल में हम लोग करेंसी को क्या करते हैं? फॉरेन करेंसी को क्या करते हैं? बाय करते हैं, राइट? तो आप बाय करते हैं ना सर? आप एकदम ऐसे ये देखे इसलिए। तो आप क्या करेंगे? बाय करेंगे। मतलब आप आज क्या रेट पे बाय करेंगे? फ्यूचर्स पे आप बाय डाल देंगे कि मेरे को बाय करना है। बराबर है। आप बाय डाल देंगे। और जब मेच्योरिटी आएंगी तो वो फ्यूचर्स को क्या करेंगे? काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल। तो अगर आप देखा, फ्यूचर्स को आपने पहले बाय किया 1.4960 पे, और आपने उसको काट दिया 1.5120 पे, तो इससे तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। यस और नो? कितना प्रॉफिट हो गया? $10,000 का आपको फायदा हो गया, $10,000 का, राइट? और एक बार कॉन्ट्रैक्ट कट गया, तो अब मेच्योरिटी पे जो स्पॉट रेट चल रहा है, वो स्पॉट रेट पर आपने बाय करके सामने वाले को चुका देने का। बराबर। तो आप कितने पे चुका देंगे? कितना था अपना? 6,50,000 पाउंड्स इंटू 1.5030, 976,950 minus the $10,000, the profit that you have made, that will be your net payable amount, right? ये अमाउंट, और इसमें से $10,000 आप कम करेंगे, क्योंकि आप वहां पर जीत क्या है? फ्यूचर्स का अलग मार्केट है, वहां से प्रॉफिट लॉस अपने पॉकेट में लेकर आने का, और फिर मेच्योरिटी पे स्पॉट की खिड़की पे जाके कर लेने का। आपको स्पॉट की खिड़की पे 976,950 रहेगा, बट बॉस आप जीत कर आए हो तो आपको $10,000 कम गिर गए। क्लियर है एवरीबडी? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो मैं जैसा आपको पूरा एक थेरी में प्रॉपर लिखा के दूंगा, पूरी थेरी लिखा के देता हूँ, फिर आप धीरे धीरे थोड़ी थेरी अपने आप से लिखते रहना। चलिए मैं पूरी थेरी लिखाऊंगा सर। लिखेंगे पहले, वी आर अ यूएस बेस्ड कंपनी, वी आर अ यूएस बेस्ड कंपनी having 6,50,000 pounds payable,
having 6,50,000 pounds payable on 20th February. Full stop. Next line. Therefore, we will deal in March futures contract. ये सही है ना? Therefore, we will deal in March futures contract. We will deal in March futures contract. Next line. One future contract is equals to 62,500 pounds. One future contract is equals to 62,500 pounds. Therefore, number of contracts we would buy, number of contracts we would buy will be 6,50,000 pounds divided by 62,500 pounds. That will give you 10 or 11 contracts. That will give you 10 or 11 contracts. Next line. Therefore, we will buy 10 pound future contracts. We will buy 10 pound future contracts at $1.4960, $1.4960 per pound. अब ये जो मैंने रेट्स लिखे हैं, आप ये रेट देखकर लिख लीजिए पहले. Declare rates. Next line. At maturity, in order to close the contract, 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 we will sell at 1.5120 $1.5120 per pound, resulting into a profit of और ऐसा आप ये प्रॉफिट बता सकते हैं जो मैंने बोर्ड पे बताया हुआ है, resulting into a profit of बराबर. नेक्स्ट लाइन. Therefore, gross payables is equals to 6,50,000 pounds into 1.5030, 6,50,000 pounds
इंटू 1.5030, ये आपका आ जाएगा $976,950 लेस प्रॉफिट ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, लेस प्रॉफिट ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स $10,000। तो बता दीजिए नेट पेबल ड्यू टू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, नेट पेबल ड्यू टू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू $9,66,950। समझा क्या? अभी उन्होंने सेकेंड बिट भी आपको एक पूछा है, हेज एफिशिएंसी। अभी ये क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। अभी देखो आज का स्पॉट रेट क्या था, 1.4850 बरोबर। मतलब आज अगर ये सब चैप्टर ही नहीं होता, आज ये किरकिरी नहीं होती, तो हम डायरेक्ट यही रेट पे खत्म कर देते थे। तो ऐसा देखे जाए तो मेरा पेबल्स क्या आना चाहिए था, 1.4850 इंटू 6,50,000, 9, ऐसा बराबर है। अब आपने फ्यूचर्स लिया, अरे व्हाट 955, अपना मेच्योरिटी पीरियड 1.5030 है ना, सॉरी 1.5030 इंटू 6,50,000, 97, यस 976,950। मेरा प्रेजेंटेशन गलत है। इफ नो हेज डन तो 1.5030 इंटू 6,50,000, हाँ कितना बोलो, 97 बरोबर। और इफ हेजिंग इज डन तो आपका नेट पेबल्स क्या आ रहा है, बराबर। नेक्स्ट लाइन, therefore hedge efficiency is equals to, therefore hedge efficiency is equals to, पहले आपने पहले ऐसा लिखा क्या, इफ नो हेजिंग इज, सॉरी पहले ऐसा लिख दीजिए, इफ नो हेजिंग इज डन, if no hedging is done, if no hedging is done, therefore the hedge efficiency is $10,000 upon 976,950। कितना आ रहा है, कितना 6,50,000 ना, 10, 11, 700, एक मिनट, इसको प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है, इफ नो हेजिंग इज डन, मैम एक बार फिर से बोलो ना, 1.5030 इंटू 6,50,000 pounds which comes to $950। In such case payables increased by 1.5030 पे करना पड़ा, और जबकि स्पॉट रेट था 1.4850, $11,700। द लॉस वॉज $11,700, समझ में आ रहा। बट ड्यू टू hedging $10,000 was $10,000 profit was made, therefore hedge efficiency is
85% कुछ आता है, $10,000 रिकवर हो गए 11,700 में। यस, आपने ये वाला लिखा ना, उसके नीचे ये वाला सेंटेंस लिखिए ना, इन सच केस द पेबल इंक्रीज्ड बाय, in such case the payable increased by, in such case the payable increased by $11,700, but due to hedge 10,000 profit was made. $10,000 profit was made. Therefore hedge efficiency is 85.67, मतलब ऑलमोस्ट मेरा 85% पैसा जो नुकसान हो गया वो रिकवर हो गया फ्यूचर की वजह से। पहले मैंने आपको डिवाइड बाय 976 बोला ना, नहीं, डिवाइड बाय 11,700। डन। 85.67% पैसा बच गया नुकसान होने से ड्यू टू फ्यूचर्स। कम टू क्वेश्चन 104। टी स्टील को 1250 येन आने वाला है 3 months में। दे हैव डिसाइडेड टू हेज इट। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ येन इज 12.5 million। Currently both spot and futures are quoting at this. If after 3 months when the corporate closes out, futures are this and spot price is this, can you give me what will be the effective net realization and how this future has benefited us? So, but today, what is the spot rate and what is the future rate? 1 yen is equals to $0.0080 and future is also ऐसा, and at maturity, what is the spot rate and what is the futures rate? Right? Now you are T Steel and you are US based and you have a receivable 1250 million yen. So if you have a receivable in yen, you will all trade in yen futures and yen futures are available. Now one future is available for 12.5 million. So पहली बात तो number of future contracts we will, पहले बताइए, we will what, buy or sell? We will sell because receivable है, will be 1250 million yen upon 12.5 million yen, 100 contracts at $0.0080. You will sell at $0.0080, right? Now at maturity, what you will do? To close, we will buy at 0.0078। तो इसमें प्रॉफिट होगा क्या? कितना प्रॉफिट होगा? $250,000 का प्रॉफिट होगा। Therefore, नेट रिसीवेबल्स, अब मेच्योरिटी पे क्या रेट चल रहा है? 77 इंटू 1250 million प्लस ये 2.5 लाख रुपए जो आपको प्रॉफिट का मिला। सो टोटल कितना आ रहा है? परफेक्ट, चलिए लिख लेंगे।
VRT Steel, US based company, VRT Steel, US based company, having 1250 million yen receivables, having 1250 million yen receivables. Next line. One future contract is equals to 12.5 million yen. One future contract is equals to 12.5 million yen. Next line. Therefore, number of future contracts we will sell. Therefore, number of future contracts we will sell will be 1250 million yen upon 12.5 million yen. That is 100 contracts at 0.0080. आगे यहां तक लिखा आपने. नेक्स्ट लाइन. At maturity to close, at maturity to close, we will buy, at maturity to close, we will buy at 0.0078 dollars per yen, resulting into a profit of, resulting into a profit of, resulting into a profit of बोर्ड पे लिखा हुआ है 0.0080 minus 0.0078 into 12.5 million into 100 contracts. That will give you $250,000. Next line. Therefore, net receivables. Therefore, net receivables बता दीजिए. नेट रिसीवेबल्स डन. अब उन्होंने यहाँ पे फिर से वही पूछा है हेज एफिशिएंसी कि कैसे आपको मदद हुई. तो इधर देखिए. इफ देयर वाज नो हेज, तो बताइए आपको लॉस होता. कैसे लॉस होता? क्योंकि आज का स्पॉट रेट है 0.0080 और मेच्योरिटी पे स्पॉट रेट चल रहा है 77 इंटू 1250 मिलियन येन. आपको कितने का लॉस हो जाता? 3,75,000 का नुकसान होता. मेरे को बताओ फ्यूचर में जाने के बाद नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? गलत जवाब. नुकसान हुआ पर कम नुकसान हुआ. इसलिए तो हेज एफिशिएंसी परसेंटेज 100 से नीचे आ रहा है ना. कभी भी ये सोचना. आपने कितना प्रॉफिट बनाया? $2.5 लाख. नहीं करते तो $3,75,000 का लॉस था. मतलब अभी भी आपको $1,25,000 का नुकसान तो है ही. एक मिनट मैं को ये. therefore hedge efficiency will be 2,50,000 upon 3,75,000 into 100. 66.67. आपको अगर ऐसा मैंने जो अभी बोला ये समझा ना कि दो यू है ऐसा बोलेंगे इसको इंग्लिश में. दो आई हैव मेड प्रॉफिट ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बट नेट नेट पे तो आई हैव मेड अ लॉस. और इसको मैं प्रूफ कैसे हम लोग प्रूफ भी करते थे. कैसे प्रूफ करने का? इधर देखिए.
आपको नेट रिसीवेबल कितना आया है, मैं यहाँ पर हाथ करके बताता हूँ, ये इधर है, ये नेट रिसीवेबल है आपका, बराबर है। अब ये नेट रिसीवेबल है 987,500 को 1250 मिलियन डॉलर्स को, देखो क्या रेट आ रहा है, 0.079 रेट आ रहा होगा, नहीं आ रहा 0.079, मतलब इफेक्टिवली आपको ये जो 9,87,000 आया, ये 0.079 के रेट से आया है। और अब ये देखो आज का स्पॉट रेट क्या था, तो उससे तो कम ही आया है ना, क्या सिखा रहा हूं समझ में आ रहा है। बट मेच्योरिटी पे क्या रेट चल रहा है, 7.7, तो उससे अच्छा मिला अपने को। 7.7 के जगह पे मैं 7.9 कमा के गया, क्यों, क्योंकि फ्यूचर ने मेरे को साथ दिया $2.5 लाख का। तो लेकिन ऐसा देखा जाए तो मोटा मोटी मैं लॉस ही कर रहा हूं। उल्टा और भी करके देखते हैं, इधर देखो, यहां से समझ रहे हैं ना, आपने नेट फिर भी लॉस कितना बनाया, $1,25,000 का। कैसे 1,25,000 का, कुछ नहीं करते तो 3,75,000 का होता, कुछ किया तो 2.5 लाख तो रिकवर हुए, मतलब 1,25,000 का, 1,25,000 का अभी भी लॉस है ना। अभी आपने देखा आपने क्या कन्वर्जन किया 0.0079 पे, और आज का स्पॉट रेट क्या चल रहा था 0.0080, तो 0.0080 माइनस 0.0079 इंटू 1,250 मिलियन, आया ना 1,25,000 का नुकसान। 1,25,000 का नुकसान तो हम अभी भी खा रहे थे, अभी भी खा रहा है। बस हुआ क्या, हेज एफिशिएंसी ने क्या किया, कुछ ना करता तो $3,75,000 का लॉस होता, कुछ किया तो अब सिर्फ $1,75,000 का आ रहा है। समझ में आया एवरीबडी, ये लिख लीजिए, और मैं जो बोला वो भी सब अभी चाहिए तो लिखवा देता हूँ JFK की तरह, पहले इतना हेज एफिशिएंसी निकाल लीजिए। Done? डन, वो लिखा के दूं क्या पूरा, लिख लीजिए। दो, ये सब एक्सप्लेनेशन है सिर्फ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। दो वी हैव मेड अ प्रॉफिट, though we have made a profit on futures contract, though we have made a profit on futures contract, we have still made a loss of, we have still made a loss of $1,25,000, $1,25,000, ब्रैकेट में चाहिए तो बता दो, 3,75,000 माइनस 2,50,000 का प्रॉफिट ऑन ओवरऑल पोजीशन, ब्रैकेट बंद करके ऑन ओवरऑल पोजीशन, full stop, next line, we can justify this by doing following calculations, by doing following calculations. नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, द इफेक्टिव रियलाइजेशन एक्सचेंज रेट, द इफेक्टिव
realized exchange rate post hedging was 9,87,500 $9,87,500 divided by 1250 million yen. Now that should come to 0.0079. Next line. Whereas we can see that today's ongoing spot rate is $0.0080 per yen. बराबर है ना? Full stop. This clearly indicates that even after entering into future contract, we made a loss of ब्रैकेट में 0.0080 minus 0.0079 bracket बंद into 1250 million yen. Now that should come to $1,25,000 ब्रैकेट में ऑन एन ओवरऑल पोजीशन, मतलब प्राइमरी प्लस फ्यूचर. और फिर नीचे ऐसा चाहिए ना, तो ऐसा हम लिख सकते हैं. देखिए आपको जमता है क्या? मतलब एक अगर दो और सिंपल भाषा में, अगर और एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो वैसा है कि ओरिजिनल रेट मिलने चाहिए था 0.0080, कुछ भी हेज नहीं किया तो सीधा मिला 0.0077, है ना? हाँ, और वो तो अच्छा हुआ कि हेज किया तो 0.0079 मिला. समझा गया? कुछ नहीं करते तो ये मिलता, हेज किया तो नेट नेट ये आया, लेकिन ओरिजिनल तो ये था ना, तो अभी भी ओरिजिनल जितना तो नहीं मिला है. बट हाँ, नहीं हेज करते तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिला है. ये भी ऐसा कहीं लिख दिया तो थोड़ा समझ में आ जाता है कि सही है. नहीं, इसमें होने ही वाला है प्रॉफिट, फ्यूचर्स में होने ही वाला है. बस आप कुछ नहीं करेंगे तो लॉस होगा, और हो सकता है फ्यूचर में जाने से आइदर लॉस रिकवरी हो जाए या लॉस जो है वो कम हो, ऐसा. क्लियर? नेक्स्ट. फिर से वही, अभी जैसे अब सेम क्वेश्चन है. एन इंडियन इंपोर्टर हैज टू मीट एन ऑब्लिगेशन ऑफ 1 million आफ्टर 3 months. तो उसने बोला कि चलो चलो अपन हेज करते हैं डॉलर फ्यूचर्स को लेके. आज डॉलर का ये रेट चल रहा है और स्पॉट रेट ये चल रहा है. 3 महीने बाद द ट्रेडर क्लोजेज आउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. एट दिस पॉइंट टाइम द स्पॉट रेट इज इतना. जरा बताओ कैसे करना अगर एक कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड साइज है $10 लाख का. सो अपन कौन है? इम्पोर्टर. और अपने को $10 लाख पेबल है. अभी आज के रेट क्या चल रहे हैं स्पॉट और फ्यूचर के? है ना? और मेच्योरिटी पे ऐसा. सही है ना? टुडे ये चल रहा है, मेच्योरिटी पे ये रेट चल रहा है. एग्रीड? तो आप मेरे को 2 मिनट बता दीजिए, कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं कि आप कौन है? इंपोर्टर है, तो आप क्या करोगे? करेंसी को बाय, तो आप करोगे इस पे बाय और इस पे सेल. तो आप कॉन्ट्रैक्ट कितने लेने वाले हो? पहले तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट लेना है.
तो आपको फ्यूचर पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? कितना? 1 लाख। तो अब इधर देखिए, आपका नेट पेबल कितना रहेगा? 35 lakhs? 3 करोड़? 3 करोड़, बरोबर? यस। कौन बताएगा? अभी मेरे को, मैंने फ्यूचर पे तो प्रॉफिट बनाया, बट ओवरऑल पोजीशन पे आई एम एट प्रॉफिट, आई एम एट लॉस और ब्रेक इवन, ओवरऑल पे। ओवरऑल पे लॉस में हूँ, ओवरऑल में प्रॉफिट पे हूँ, कि ओवरऑल कुछ भी नहीं हूँ? तो करेक्ट आंसर इज ब्रेक इवन। करने की जरूरत नहीं, दिखता है। अभी देखो आपका नेट पेबल कितना है, 3 करोड़ 55, डिवाइड बाय वन, 1 लाख डॉलर्स, 10 लाख डॉलर्स, तो रेट आ रहा होगा 35.5। मतलब आपका इफेक्टिव रियलाइजेशन रेट 35.5 आया, जो कि आपका एक्चुअली स्पॉट रेट भी 35.5 ही है। तो वो दिख ही रहा है, 10 लाख डॉलर इंटू 35.5, आपको मिले ही उतने पैसे। और अगर हमको दूसरे तरीके से भी देखना तो भी हम देख सकते हैं। अगर मैं कुछ ना करता और चुपचाप बैठा रहता, तो मेरे को 35.6 का रेट जाता। मतलब मैं कितने का लॉस बनाता? 35.5 और 35.6, मैं बनाता लॉस 1 लाख का। वही 1 लाख मेरा फ्यूचर में कवर हो गया, इसका मतलब मैं फिर से ब्रेक इवन पे ही हूँ। अभी आप अपने हिसाब से सेंटेंस वगैरह लिख लेंगे। आई होप आपने लिखा है वो सारा। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर इतना, देयरफॉर वी विल बाय एट दिस वन फ्यूचर टू एट मैच्योरिटी टू क्लोज, वी विल सेल।
और अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना है कि भाई इधर तो ब्रेक इवन हुआ है, मतलब ऐसा आप बता देंगे कि इफेक्टिव रियलाइजेशन रेट इज 3.55 करोड़ डिवाइड बाय 10 लाख डॉलर्स, दैट कम्स टू 35.5, which is exactly the same rate that was an ongoing spot rate. ऐसा, तो इसका मतलब सेंटेंस ऐसा हो गया कि फ्यूचर में भले आपने कमाया हो बट ओवरऑल पोजीशन पर आपने कुछ भी नहीं कमाया ना गमाया, जो है वही रहा। बस ऐसा ही अब क्वेश्चन 106 भी आप स्टार्ट करेंगे। सो नाइस। तो यहाँ पर मार्च 1 को आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट है और आपको 1 लाख पाउंड रिसीवेबल है ना। अब आज का रेट है बोल रही है ऐसा ही है। अब अगर आप देखेंगे आपका रिसीवेबल है, अब आपका रिसीवेबल है तो आप क्या करोगे, पहले सेल करेंगे और फिर इसको बाय कर देंगे। अब उन्होंने खुद बोला है, देखो 1 लाख 1 लाख पाउंड रिसीवेबल है और एक कॉन्ट्रैक्ट इस बार 62,500 का है। तो अब अगर आप 1 लाख डिवाइड बाय 62,500 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब एक तो एक या तो दो। बट क्वेश्चन ने खुद बोला है कि आपको दो कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं, तो हमने दो कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देना है, मेच्योरिटी पे बाय करेंगे। तो ऐसे में आपको जो प्रॉफिट होगा, ऐसा इतना आपको प्रॉफिट होगा। और अगर अपने को देखना है कि मेरे को नेट रिसीवेबल कितना आएगा, तो नेट रिसीवेबल रहेगा 1.6620 इंटू 1 लाख पाउंड प्लस ये $1125, 167,325। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो बताइए मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ, ओवरऑल लॉस में हूँ, कि ओवरऑल ब्रेक इवन में हूँ। आपको अभी भी शायद समझ नहीं रहा कैसे करना होता है। सो इसको 167,325 डिवाइड बाय 1 लाख पाउंड करना है, तो आंसर आएगा 1.673। अब ऊपर देखना है, इधर तो 1.6750 है, मुझे कितना मिला 1.673। इसका मतलब मैं ओवरऑल तो लॉस में ही हूँ, क्योंकि अगर मेरे को स्पॉट पे मिल जाता तो मुझे 1.675 मिलता। आज फ्यूचर में आया हूं तो भी 1.673 मिल रहा है, तो मैं ओवरऑल में अभी भी लॉस में हूं। बट हाँ, मैंने लॉस कम किया है। कैसे कम किया है, कुछ ना करता तो पूरा का पूरा पाउंड कौन से रेट पे कन्वर्ट हो जाता, 6 पे हो जाता। और मेरे को तो इफेक्टिव रेट मिला है 1.673। तो ना मैं 1.675 ले पाया, ना मैं इतना गंदा भी 1.66 ले पाया, मैंने फ्यूचर की मदद से 1.673 लिया। तो मैं ओवरऑल ऐसे लॉस में हूं, बट बस हो गया मेरा। मैं कर सकता हूँ 1.67325 माइनस 1.6750 इंटू 1 लाख, 175। आप उतना कम आया आपको।
चलिए, मैंने तो पूरा लिख दिया। आप एकदम अच्छी तरह से आप उसको सेंटेंस बाय इंग्लिश लिखना पड़ेगा कि वी आर रिसीवेबल देयरफॉर वी विल सेल कॉन्ट्रैक्ट। और क्वेश्चन में ही बोला है कि दो कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने दो कॉन्ट्रैक्ट पे खेला। फिर एट मेच्योरिटी हम उसको बंद करने के लिए बाय करेंगे, हमें ऐसा ऐसा प्रॉफिट होगा, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा। लिख दिए सारे सेंटेंस वगैरह? डन। बढ़ू आगे। चलिए, सो इट इज अराउंड February and at the spot rate is given, you are convinced that the pound will weaken by May end to about this। अरे पुट है, फ्यूचर्स नहीं है। ये भी फ्यूचर्स नहीं है। खत्म हो गए क्या फ्यूचर्स के क्वेश्चन?
ये 110 हो गया। ये 112, 113, ये भी हो गया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है भाई? 3 अलग अलग देश में इन्वेस्ट किया था। दानिश क्रोना। देखिए क्वेश्चन 89। एक इंडियन कंपनी है और आपको यहाँ पर रुपी पर डॉलर के कोड्स दिए गए हैं। स्पॉट, 3 मंथ, 6 मंथ। कंपनी को डॉलर्स चाहिए एंड डिटरमाइन कंपनी ने क्या करना चाहिए, डॉलर्स में लेना चाहिए कि इंटरेस्ट इंडियन रुपीस में करना चाहिए। आपको सारा 3 मंथ 6 मंथ दिया है। डिटरमाइन व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मंथ्स, ऑल्सो टू मेक द कंपनी इंडिफरेंट बिटवीन द 3 मंथ बोरिंग एंड द 6 मंथ बोरिंग, एंड यू हैव टू गो फ्रॉम बोथ। एक तो आई एम गोइंग फॉर अ रुपी बोरिंग और अ डॉलर बोरिंग। कैसे करने का बोलो। कहाँ पे बोरो करने का, वही लोग ये बोल रहे हैं। सो इफ कंपनी बोरोज डॉलर्स तो कैसे होगा देखेंगे। सो लेट कंपनी बोरोज $100, राइट। $100 आपने बोरो किया। अब क्या इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल रहेगा? 6 मंथ्स। इंटरेस्ट पेबल करके बोलेंगे क्या, $100 इंटू 5.5% इंटू 6/12, 2.75। therefore total payable in dollars will be $102.75 बराबर। अब 6 मंथ क्या रेट लगेगा? 6 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या चल रहा है? $1 इज इक्वल्स टू 30, 36.1, 36.4 बरोबर। तो आपको अभी रुपीस चाहिए तो 36.4 लगेगा। डॉलर सेल करेंगे तो कितना आएगा? देखो रुपी पेबल बोलो कितना आ रहा है? 37, 3709 पॉइंट। और सेम ऐसा ही अगर कंपनी बोरो करता है रुपीस के साथ, यस और नो, तो कैसा होगा? पहले तो इक्विवेलेंट ले लेना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रुपीस कितना रहेगा? $100 इंटू 36.1, मतलब मैंने एक तरह से 36,100 बोरो किए। क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा? 11.5% फॉर 6 मंथ्स। कितना हो रहा है? क्या बोल रहे हैं मैम? अच्छा अच्छा। हाँ, कितना इंटरेस्ट हो रहा है? 207.575। टोटल कितना हो रहा है?
rupee payable. Why? So you can see कहाँ पर अच्छा बैठेगा, डॉलर्स में, क्योंकि वहां पर आपका पेबल्स जो है वो कम हो रहा है। कर लेंगे, चलिए। स्टेटमेंट शोइंग टोटल बोरोइंग इन रूपी टर्म्स। डन। देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 मंथ्स बाद क्या रहना चाहिए कि 3 मंथ और 6 मंथ के इंटरेस्ट रेट्स में मैं इनडिफरेंट रहूं। कैन यू सी दैट क्वेश्चन? सो पहले रूपी करेंसी में करेंगे, फिर मैं आपको थेरी सेंटेंस लिखा देता हूं। अब ये देखिए, पहले 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट तो कंफर्म है। रूपी का पहले 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट क्या है? कितना? नहीं, 12 × 3/12, क्योंकि 3 मंथ्स का चाहिए। तो कितना? 3। ये पहले 3 मंथ्स का हुआ, इनटू और क्या ऐसा रेट रहेगा कि मुझे 6 मंथ्स का मिले। अब 6 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपी में क्या है? नहीं, 11.5 × 6/12। देखो, निकालो आर का वैल्यू।
2.67%। एन्युलाइज्ड करेंगे तो सर ये 3 मंथ्स का है, तो 12 महीने का कितना, सॉरी 10.68%। सबको समझा? एवरीबडी? अगर किसी को नंबर लाइन से समझाऊं तो मैं नंबर लाइन से भी समझा सकता हूं। ये 6 मंथ्स है, 1 2 3 4 5 6। वो बोल रहे हैं 6 मंथ्स का रेट हमारे पास है, और हमारे पास पहले 3 मंथ्स का भी इंटरेस्ट रेट है। तो वो कह रहे हैं कि पहले 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट इनटू बाद के 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। ये बॉन्ड में एक बार हमने किया था, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड बोल के एक चैप्टर है। तो ये आपने रुपीस का किया, अब वैसे अपने को किसका करना है, डॉलर्स का। चलो डॉलर्स का 3 मंथ्स का रेट बोलो, 1.5 मतलब 0.015 इंटू 1 + R इज इक्वल्स, अब 6 मंथ्स का बोलो, 1.2 एनुअलाइज्ड। ये 3 महीने का, तो 12 महीने का कितना, ऐसा। चलिए मैं पहले लिखवा दूं, लेट आर बी द इंटरेस्ट रेट, लेट आर बी द इंटरेस्ट रेट। ये आपने पहले रूपी सिंबल डालना चाहिए कि पहले हम रूपी का सॉल्व कर रहे हैं। रूपी सिंबल डाला ना पहले कि ये रूपी का कर रहा हूं मैं। लेट आर बी द इंटरेस्ट रेट दैट विल मेक इनडिफरेंट, दैट विल मेक इनडिफरेंट between 3 month borrowing and 6 month borrowing, that will make indifferent between 3 month borrowing and 6 month borrowing। अब आप ये इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, और आप, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट ऐसा 1 + 0.03 ना करें। आप 1 + रेट इंटू 3/12, 1 + R, फिर 1 + 11.5 इंटू 6/12, तो आपको याद रहेगा, नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा। हाँ, अभी ऐसा डॉलर का साइन, ये रहा ना, डॉलर का भी सॉल्व किया ना आपने। ऐसा एनुअलाइज के ब्रैकेट में ऐसा लिखा ना मैंने, देखो कैसा लिखा है, 2.67 इज फॉर 3 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का कितना। ऐसा ही डॉलर का भी कर लो। नाइन्टी हो गया, क्वेश्चन नंबर 90।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 90। चलिए, so ZX has purchased $80,000 on 1st May, for which it has to make a payment on 1st November. The present rate is given. अभी ये गलत दिया हुआ एक्चुअली कोट उन्होंने, ए नहीं, बराबर, कुछ नहीं कुछ नहीं। The company can purchase forward dollars at this rate. The company will have to make an upfront premium at 1%. ये ऐसा ही क्वेश्चन किया है हमने कल। And the cost of funds is 10%। कंपनी बोल रहा है कि आने वाले समय में इसमें से कुछ भी एक रेट रह सकता है, तो आप पहले तो एडवाइस कीजिए कि कैसे कवर हो सकता है। तो मेरे को बोलो, अगर अब मैंने कुछ भी हेज नहीं किया तो क्या रेट गिरेगा? चलो फटाफट बना लो। सेम ऐसा क्वेश्चन किया हुआ। क्या रेट आ रहा है? 74 पॉइंट। सो इफ नो हेजिंग इज डन, अब इफ हेजिंग डन, बताओ कंपनी को क्या रेट मिलेगा? 74। तो जो प्रीमियम अपफ्रंट देना पड़ेगा, $80,000 इंटू 74 इंटू 1%, 59,200, प्लस उन्होंने अपने को कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बोला है। सो 59,200, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 months? 29। therefore total cost of hedging, yes or no? therefore ग्रॉस कितना मिलेगा अपने को? ग्रॉस पेबल कितना आने वाला है? 50, 80,000 इंटू 74, 80,000 इंटू 74, 59 लाख। therefore total payable in rupees will be 59 lakh 20 plus hedging cost of 62,160, that comes to 59 लाख। और अभी 80,000 इंटू वो जो नो हेजिंग किया था 74.7 मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये महंगा गिर गया आपका हेजिंग। तो हेजिंग नहीं करना चाहिए, अनहेज रखना चाहिए। कर लेंगे।
कंक्लूजन लिख दीजिए, as the payables under hedging option is more, as the payables under hedging option is more, we should keep our position unhedged. We should keep our position unhedged. Perfect. That's it. We'll stop here.